नमस्कार दोस्तों, आपका योन अपडेट्स में स्वागत है। कृपया करके आज के अहम सवाल का उत्तर देना आपका काम है कि वेयर इज यूएस? यूएस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स, बट वेयर इज पाक फ़ज़ाइया? पाक फ़ज़ाइया दिल में है। आज ये सवाल इन ऑल सीरियसनेस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं जे एस शंकर, जो आमतौर पर चुप नहीं करते, ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सी बातें हैं कहने को पाकिस्तान से मुतल्लिक। और ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के सामने इंडिया शेर भी हो जाता है क्योंकि वो चीन तो है नहीं। उन्होंने ये फरमाया जब उनसे पूछा गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से कि इस पूरे प्रोसेस में जो ये सीज़ फायर का प्रोसेस था, यूएस कहाँ पे था? तो उन्होंने हड़बड़ाते हुए, स्टटर करते हुए कहा कि आई गेस दैट द यूएस वाज इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मतलब इससे अब क्या अखज़ करे बंदा? तो आंखों से तो उनकी लेज़रें निकल रही थी, जारी बात है। हर किस्म के एडिट के अंदर अक्सर जयशंकर अंकल की आंखों से लेज़र्स निकल रही होती हैं और पीछे वो सिग्मा म्यूज़िक लगा होता है, लेकिन कुछ सिग्मा बात बन नहीं पाई। और शायद ये मजबूरी भी हिंदुस्तान की सामने आई है कि उनको एक मल्टीपल फ्रंट वफ्द बनाना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, एमीन के भी लोग हैं और पार्टियों के भी लोग हैं, क्योंकि शायद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पिछले 5 से 10 सालों में इंतहाई कमज़ोर पड़ गई है और हिंदुस्तान शायद वो उस पोजीशन में आ गया हुआ है जहाँ पे पाकिस्तान आज से 10 से 15 साल पहले था, कि डू मोर की पॉलिसी। कि अमेरिका कहता था कि जंप लगाओ और इंडिया को कहना पड़ता था, या उस केस में पाकिस्तान को कहना पड़ता था कि सर कितनी ऊंची जंप लगाएं। अमेरिका कहता था कि चांद के लिए सीढ़ी बना दो, तो पाकिस्तान कहता था कि सर आने की बनानी है कि जाने की भी बनानी है सर। तो ये वाली हालत नज़र आ रही है कि वो टैरिफ्स का मामला आप देख लें तो इंडिया को सकम करना पड़ रहा है। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ बात हो तो हदफ तो ऑब्वियसली, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन में डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि वो बताया कि उसने सारी मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में ही लोकेट कर दी है और वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे चल रहा है। बट एक फॉरेन पॉलिसी गोल के तौर पे इंडिया को स्क्वीज़ करने के लिए लॉन्ग टर्म तो ऑब्वियसली क्वाड अलायंस की मजबूरी है कि हिंदुस्तान उनका अरेबियन सी के अंदर, इस साउथ एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर उनका एक एलाय है, जिस तरह के ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के उस प्लान में लाजिम व मलजूम है। लेकिन इंडिया को कितना स्क्वीज़ करके, कितना बेग करवा के उस प्लान में लाया जा सकता है, ये महारत होगी अमेरिका के पॉलिसी मेकर्स की, और ये फेलियर होगा हिंदुस्तान के पॉलिसी मेकर्स की। मेरे ख्याल में जो राहुल गांधी की एक बहुत ऑन द पॉइंट स्टेटमेंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऑन द नोज स्टेटमेंट है कि आपने एक वन फ्रंट वॉर को टू फ्रंट वॉर बना दिया है, जहां पाकिस्तान, अगर मैं उसमें एक वजाहत कर दूं, पाकिस्तान अपनी हत्तल इम्कान कोशिश के बावजूद जो चीन से दूर भागना चाहता है, आपने मजबूर करके चीन और पाकिस्तान को एक फ्रंट बना दिया, जहाँ पर दुनिया की मार्केट्स में ऑब्वियसली एक डिस्प्ले भी हो गया कि यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड जो म्यूनिशंस हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, वो बड़े बुरी तरह जो है वो एक्सपोज हुए हैं यूरोपियन और रशियन जो इक्विपमेंट है बनस्बत चाइनीज़ इक्विपमेंट के, और कुछ हद तक टर्किश इक्विपमेंट की, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो मार्केट है उसकी बनस्बत, जो कि इस झड़प के अंदर मेरे ख्याल में मेन टेक अवे था। इस ज़मन में वो एक अटैम्प्ट ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आईएमएफ के ख़िलाफ़ एक साजिश की जाए और आईएमएफ का जो एक पैकेज हमारे लिए तैयार हो रहा था उसमें एक ख़राबी पैदा की जाए। लेकिन आईएमएफ ने भी इंडिया की उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया और क्लैरिफाई कर दिया कि जो ये फंड्स हैं वो सिक्योर हाथों के अंदर हैं, ये किसी वेपन्स प्रोक्योरमेंट और इंडिया के ख़िलाफ़ कोई टेररिज्म वगैरह के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होंगे। सिमिलरली एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा पाकिस्तान को धमकाया जा रहा है हिंदुस्तान की जानिब से कि वहाँ पे उसको फिर धकेला जाए उस लिस्ट के अंदर। इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों के अंदर ऐसे वो जतन किए हैं जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में बेंडिंग ओवर बैकवर्ड्स, बिल्कुल जैसे एक प्रेटसल की तरह टेढ़ा मेढ़ा होकर पाकिस्तान ने अपने आप को उस फहरिस्त में से निकाला है। और लग ये रहा है कि हिंदुस्तान वहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से डिप्लोमेटिकली जो हिंदुस्तान ने स्टांस लिया है, ओबामा ऑनवर्ड जो उन्होंने स्टांस लिया है, जहाँ वो अमेरिका के क्लोजेस्ट रीजनल पार्टनर बनते चले जा रहे हैं कि अब बकिया दुनिया के अंदर जो नए मल्टीपोलर एक सिनेरियो बन रहा है उसके अंदर इंडिया जो है वो आइसोलेट ही होगा। तो एफएटीएफ और आईएमएफ जैसे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड्स हों, मॉनेटरी फंड्स हों, कोई इंटरनेशनल इदारे हों, ये अब हिंदुस्तान को उस तरह की घास नहीं डालेंगे, बिकॉज इंडिया अब आइसोलेट भी हो गया है, मजबूर भी हो गया कि अपनी इंडस्ट्रियल बेस को और अपनी मार्केट प्लेस को हैंड ओवर कर दे अमेरिकन और वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स को, और शायद उसको इसके बदले में इतना कोई सिला भी ना मिल सके। अगर डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो केपी की गवर्नमेंट ने भी आईएमएफ को थ्रेट किया इंडिया की तरह, लेकिन चलें उनकी नोयत थ्रेट करने की थोड़ी फ़र्क थी। वो ये थी कि हम आईएमएफ की मीटिंग्स और नेगोशिएशंस में बैठेंगे नहीं, मिन जानिब केपी के गवर्नमेंट, ये अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट है, अगर हमें इतनी इजाज़त नहीं मिलेगी कि हम इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात का एक सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाए। वैसे तो ये डिमांड कम्प्लीटली रीज़नेबल है कि जो पीटीआई की मैनेजमेंट है, इमरान खान के रिश्तेदार हैं, उन्हें
अननेसेसरली डिले किया जा रहा है और अननेसेसरली पुश किया जा रहा है कि वो इमरान खान को आइसोलेट करें जेल के अंदर। इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी हमारी कौम को इस झड़प के अंदर, ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले में ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की जो कामयाबी रही है, इसके 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 रिज़ल्ट में पाकिस्तान की रियासत को आजिज़ी और जैसे एक तौबा का मौका क्रिएट करना चाहिए कि जहाँ पे सिविल सोसाइटी, जुडिशल प्रोसेसेस, पॉलिटिकल पार्टीज़, उनके लिए स्पेस क्रिएट की जाए और फिर बहाल किया जाए अवाम का एक ट्रस्ट। ज़ाहिर बात है 9 मई को 2 साल हो चुके हैं हमें, एक जनरल ट्रस्ट मिडिल क्लास के अंदर, ख़ास तौर पे अर्बन सेंटर्स के अंदर, लाहौर हो, कराची हो, पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, वगैरह वगैरह, इनके अंदर एक वो लूज़ हुआ है। और रियासत के अंदर ट्रस्ट जो है वो फंडामेंटल है कि एक कौम जो है मिल के एक हैसियत से आगे चल सके। और रियासत वही अच्छी होती है जो इनविजिबल होती है, ज़्यादा दिखती नहीं है। अब मेरे पर्सनल ओपिनियन में इवन बार बार प्रेस रिलीजेस करके भी थोड़े डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाले मामला चल रहे हैं। प्लस ओवरऑल जो मुल्क के अंदर हर जगह बिल बोर्ड्स, बैनर्स, वो सब एक कंग्रेचुलेटरी स्ट्रीम अब ख़त्म हो जानी चाहिए। ईद भी आ रही है, बड़े बड़े मसाइल और भी खुले हैं, वो भी डिस्कस करेंगे आने वाली खबरों में आज के दिन में इंशाल्लाह। लेकिन इसके अंदर अब आर्मी को और स्टेट ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा एक बैकफुट पे जाके जो सिविल पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, हमारे सिविल राइट्स की तहरीकें हैं, सिविल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी सिविल सोसाइटी ओवरऑल है, NGOs हैं, और सबसे बढ़ के अदालत है, उनको वो स्पेस देनी चाहिए जो कि उनका ना सिर्फ हक है बल्कि उनका फोर्टे है। क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ने के लिए ये सब चीज़ें लाजिम व मलजूम है। पीपल हैव टू ट्रस्ट इन द स्टेट कि वो इस प्रोसेस का हिस्सा हैं और कि वो इनफ्रेंचाइज्ड हैं, वो अंडर सर्व नहीं है। उनके यहाँ म्यूनिसिपल मसाइल हल किए जा रहे हैं किसी फ्रंट के ऊपर, उनके यहाँ सिविल राइट्स के मसाइल हल किए जा रहे हैं, उनके यहाँ अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रेक आता है तो उनके पास एवेन्यूज़ हैं जो उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है हर बार एक इंसान जंप लगा के डायरेक्टली कोर कमांडर या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आप जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकता अपने मसाइल के हल के लिए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हार्ड स्टेट वैल्यूज़ पॉलिसी को अब मेरे ख्याल में रिसेंड करने का वक्त आ गया, क्योंकि इसके साथ इस माहौल में आगे तक आपका ये गुडविल चलेगा नहीं। लोग दोबारा वो होम्योस्टेसिस की हालत में आ जाएंगे जहाँ पे एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत आम हो चुका हुआ है। तो इसके लिए प्लीज़ बराए करम मेरे ख्याल में रियासत को एक बैकफुट पर जाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी जो कि अपना किरदार नहीं अदा कर रहे इस वक्त इस करंट सिविलियन गवर्नमेंट के अंदर, सो कॉल्ड जो हाइब्रिडाइज सिविलियन गवर्नमेंट है, उनको वापस अपने रोल में आने की ज़रूरत है। और अपनी फेलो अपोजिशन मेंबर्स का भी सोचना चाहिए कि आज ये PTA के साथ जो तमाशा हो रहा है कल को लोग ये भूलेंगे नहीं मिन जानिब पीपल्स पार्टी या नून लीग। बहुत पुलिस ऑफिसर्स ऐसे भी गए जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन रहा, वो मेरे ड्रग बडीज़ रहे, उनके साथ मैंने हेरोइन पी, उनके साथ मैंने मेथ पी। वही थाना जो कब्जे को डील कर रहा है, रेप को डील कर रहा है, मर्डर को डील कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डील कर रहा है, रिलीजियस ऑफेंस को डील कर रहा है, वही थाना और वही स्ट्रक्चर जो है वो आपका नारकोटिक्स को भी डील करता है। तो ड्रग्स खरीदना ऑनलाइन काफ़ी दरिया को कूजे में कैसे बंद करूं? बस यही कहूँगी कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन उससे बाहर भी आना है। कौन सा वाला सच बोलना? हाँ कुछ ज़्यादा ही सच ना निकला है, बाद में सेंसर करने पड़े। ऑपरेशन सिंदूर और पिछले चंद हफ्तों के अंदर हमें ये लगा था कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंटरटेनमेंट जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर ही आएगी। जो कार्टून जैसे मेजर गौरव आर्या और जिस तरह जयशंकर साहब अब एक कार्टून के तौर पे सामने आए हैं, और हमारे फेवरेट जो पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला शुरू कर दिया, वो वाले हमें जो लतीफ़े मिल रहे थे, हमें लगा था कि शायद ये हमारी ज़िंदगी का हाईलाइट रहेंगे और आइंदा आने वाली इंटरटेनमेंट वहीं से आया करेगी। लेकिन ऐसे कुछ इंटरटेनिंग वक़ूए पाकिस्तान के अंदर भी हुए हैं, ख़ासतौर पर पंजाब में, जिनमें से एक ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर जो है वो एम्बॉस कर दी गई थी प्रिंटिंग रसीद्स के ऊपर, जो हस्पतालों की रिसेप्शन में आप जो फॉर्म भरते हैं उसके वो बैकड्रॉप के अंदर जो वो जिस तरह होता नहीं है वो एम्बॉस होकर पीछे बिल्कुल एक रिफ्लेक्शन रह जाती है, जैसे नोट के अंदर कायदे-ए-आज़म की एक ज़ाहिरी फ़ोटो होती है और एक छुपी हुई फ़ोटो भी होती है। तो वो छुपी वाली फ़ोटो की तरह जैसे एक वो
हर रसीद के ऊपर और हर फॉर्म के ऊपर मरीम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर की तस्वीर आ गई थी। ये बड़ा एक हुपला क्रिएट हुई ऑनलाइन के, पीटीआई वालों ने कहा कि देखो देखो यार ये हर जगह अपने आप को नशर कर दिया। पहले वो एक क्राइसिस भी आया था जब इन्होंने वो 50-60 पेज के वो फॉल्स नेटिव एडवर्टीजमेंट की थी लोकल अखबारों में। हालांकि अब फिजिकल अखबार कौन पढ़ता है, अल्लाह ही जानता है, लेकिन चलो उन्होंने फिर उससे सबक सीख के उन्होंने कहा ऐसी चीज़ है कि जहाँ हर बंदा ही आजिज़ और मजबूर होता है अस्पताल कि वो कम से कम देख के एक दफ़ा दिल से दुआ तो करे चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए। तो वो इनिशियली तो नून लीग ने डिनाई कर दिया, लेकिन जियो न्यूज़ ने उसको एक फैक्ट चेक दे दिया। उन्होंने कहा कि ये यकीनन वाटरमार्क उन्हीं की जानिब से दिया गया और ये रियल फिनोमेनन है। ऑफिशियल रिस्पांस में जो हेल्थ मिनिस्टर्स पीआरओ हैं हमाद रजा बुखारी साहब, उन्होंने फरमाया कि हमने स्ट्रिक्ट नोटिस लिया और हमने ऑर्डर किया कि इमीडिएटली ये फॉर्म्स सीएम के फोटो वाले जो है वो रिमूव कर दी जाएं। जाहिर बात है बैकलैश आया, लोगों ने मजाक उड़ाया, एक मार्केटिंग स्कीम नहीं वर्क की। इसी तरह उन्होंने डिसोन कर दिया था कि जब अखबारों के अंदर उन्होंने 50-60 पेज के वो नेटिव एड्स चलाए थे जो ऑर्गेनिक स्टोरीज थी अबाउट पंजाब गवर्नमेंट की सक्सेस के बारे में। कंपनी ने अलबत्ता बहुत फैसिनेटिंग बात की है। बुखारी ने जब क्लेम किया कि हमने एक आउटसोर्स कंपनी को ये दिया ठेका, उसका नाम है हुरा फार्मा, तो उन्होंने ये प्रिंटिंग करके दे दी, तो हमें तो पता ही नहीं चला। तो हुरा फार्मा के एक एम्प्लॉई ने अनोनिमसली ये डिनाई किया कि ये फॉर्म्स हम हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बगैर नहीं प्रिंट कर सकते और ये लाहौर के 5 पब्लिक अस्पतालों के लिए खसूसी तौर पर प्रिंटिंग की गई थी। तो अब इसको जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ही सेड शी सेड वाली बात है। हुरा फार्मा कहती है कि हमने ये करा इनके कहने पे, उनके एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं, वो कहते हैं कि हुरा फार्मा वालों ने खुद ही से प्रिंट कर दिया। तो अब इसके अंदर मुतय्यन तो नहीं किया जा सकता कि किसने प्रिंट किया, लेकिन हम दोनों सिनेरियोज को ले लेते हैं। एक जो ज़्यादा बिलीवेबल सिनेरियो है कि पंजाब गवर्नमेंट में कोई ये हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर लोगों ने एक मार्केटिंग के तौर पे, एक टीसी के तौर पे, वो शाह से आगे शाह के बंदे वाली जो बात होती है, उन्होंने कहा कि मरीम साहिबा की तस्वीर प्रिंट करवा दो। और ज़ाहिर बात है हम कब से कह रहे हैं, साल सवा साल से, खासतौर पर जब वो स्टोरी भी आई थी अखबारों वाली कि शायद मरीम साहिबा की टीम के अंदर उनके ऑपोजिशन से बढ़ के उनके दुश्मन बैठे हैं जो उनकी पीआर को ऐसे ख़राब करते हैं। अगर एक ये सिनेरियो है, दूसरा सिनेरियो कि हुरा फार्मा वालों ने खुद ये प्रिंट किया, तो सीएम साहिबा को अपने आप से सवाल पूछना चाहिए कि मैंने सूबे में कैसा माहौल क्रिएट कर दिया कि मेरी खुशामदी के लिए प्राइवेट कंपनीज भी ये कारनामे कर सकती हैं। दोनों केसेस में लूज़र इसमें नून लीग और पंजाब की गवर्नमेंट ही है कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि खुशामदी के लिए आपको एक फार्मास्यूटिकल कंपनी जो प्रिंटिंग कर रही है रसीदों की, वो ऐसे क्यों कर रही है। और दूसरा कि आपकी टीम ऑफ टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स में क्या ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको खुश रखने के लिए, आपको आंखों में धूल डालने के लिए आपकी ऐसे शुभदेबाजी वाली मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को इख्तियार करते हैं। दोनों सिनेरियोज इंतहाई फ़नी हैं, दोनों सिनेरियोज इंतहाई एम्बेरसिंग हैं और पंजाब की सिविलियन हुकूमत को सोचना चाहिए कि हम यहाँ करने क्या आए हैं। अगर हमारा मैंडेट जो पब्लिकली बकौल अपोजिशन की और एक मेरा ख्याल है अक्सरियत एक वोटिंग पॉपुलेशन आवाम के स्टोलन मैंडेट है, तो कम से कम आप ओहदे के ऊपर जब फाइज हो गए हैं किसी डीप स्टेट के तहत, तो आप कम से कम कोई परफॉर्मेंस तो डिलीवर करें, मार्केटिंग में डिलीवर करें, क्योंकि लोगों की नज़र में आप और एक नेगेटिव रोल के अंदर आते जाएंगे। अगर आप साइलेंटली डिलीवर करते जाएंगे तो लोग फिर भी शायद कुछ एक रत्ती बराबर कोई अप्रिसिएशन अपने अंदर डेवलप कर लें। लेकिन बार बार भौनी तरीके से तस्वीरें लगाई जाती हैं मरीम साहिबा की, बार बार उनकी वो टिकटॉक्स, और वो अब आप किसी भी पब्लिक अस्पताल या बिल्डिंग में चले जाएँ तो बाहर उनकी तस्वीर लगी होती है, मोटरवे के चेक पोस्ट पर लगी होती है, नाकों पर लगी होती है। ये फीलिंग बार बार जैसे देती है कि वो एक ऑल सीइंग आई जो है मरीम नवाज साहिबा की या चीफ मिनिस्टर के ऑफिस की, वो आपको देख रही है। तो ये फीलिंग देने के बजाय आप लोगों को अपने काम से अपनी प्रेजेंस दिखाएं, क्योंकि वो पब्लिक मैंडेट और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस और वोट को इज्जत दो, वो सारा नैरेटिव तो अब ख़त्म हो गया। तो कम से कम आप शहबाज शरीफ वाला रास्ता इख्तियार कर लें जो कि एक ज़माने में था कि मैं डिलीवरी वाला चीफ मिनिस्टर हूँ, तो आप उस तरफ ट्राई करें और मार्केटिंग के ऊपर इतना ना फोकस करें, बिकॉज ऑल मार्केटिंग इज़ नॉट गुड मार्केटिंग। इन्फमी जो होती है वो पॉलिटिकल करियर्स को मेक और ब्रेक भी कर सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए हम सबको। और मेरे ख्याल में इंडिया की जो ख़ास तौर पे जो मुजाहरे रहे हैं सियासी लेवल पे, उनकी एम्बेरसमेंट से यहाँ डोमेस्टिकली भी हमें सबक सीखने की ज़रूरत है, मीडिया लेवल पे भी और मार्केटिंग लेवल पे भी। अब हंसी मजाक आज के लिए ख़त्म। अब दो बहुत सीरियस खबरें। एक जो अनफॉर्चुनेट ड्रोन स्ट्राइक में शहादतें हुई थी मासूम बच्चों की, उसके ऊपर एक सीरियस बात भी मैं कहना चाहता हूँ और खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हाफिज़ नईम साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, उन्होंने जो लेगेसी है काजी हुसैन अहमद साहब की और सैयद मुनव्वर हसन साहब की, उसकी टॉर्च को कैरी फॉरवर्ड किया। और जो मज़लूम पश्तून भाई हमारे और बहनें हैं जिनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशंस में मुसलसल वॉर ऑन टेरर के तहत एक जुल्म होता रहा है, उसमें दोबारा उन्होंने स्टैंड लिया है और उन्होंने ऑन गोइंग सिटिंग जो वहाँ चल रहा है, जो लोगों की लाशों का हक डिमांड किया जा रहा है,
और रियासत से सवाल पूछा जा रहा है कि ड्रोन स्ट्राइक में फिर क्यों दोबारा हमारे मासूम बच्चे बच्चियाँ मरना शुरू हो गए हैं, तो उसमें उन सिट इन वालों का एक्शन के लिए, सपोर्ट के लिए ऐलान कर दिया जमात इस्लामी ने। तो जमात इस्लामी की जो पॉलिटिकल आप समझें स्पेस है वो हमेशा एज ए सिविल राइट्स और एक्टिविस्ट तहरीक ही बेहतर रही है, और इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने में मेरे ख्याल में अब एक अच्छा डिसीजन लिया हाफिज़ नईम साहब ने, और ये इसको हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं। हम दुआ करते हैं कि जमात इस्लामी जैसी नेशनल पार्टी और अगर और पार्टीज भी सपोर्ट करके इसका एक हल निकालें। रियासत के सामने गूंगे शैतान बन के नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि खेपी में पहले हमने एक 20 साल बहुत एक बेहुदा किस्म की ऑपरेशंस की एक फहरिस्त देखी है। हम दोबारा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते एज अ रियासत, एज अ कौम, एज अ फेडरेशन, बट एज पीपल, एज इंडिविजुअल्स। मैं फेस नहीं कर सकता अपने पश्तून भाइयों बहनों को जब वो यहाँ विज़िट करते हैं पंजाब में, पढ़ाई के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, क्योंकि मुझे ख़ास तौर पे जब ये वज़ीरिस्तान की बैठकें होते हैं, क्योंकि वो इंसानी शर्म से जो है वो बिल्कुल उनके सामने वो डूब मरता है कि यार हम बतौर मुसलमान, बतौर पाकिस्तानी एक दूसरे का दिफा ना कर पाए। जमात इस्लामी का ये स्टेप बहुत अच्छा है। उम्मीद है कि और भी सियासी जमातें सिविल राइट्स तरीके और ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं वो इसकी आवाज़ उठाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक जुल्म होएगा वरना, क्योंकि आज वो हैं कल आप हैं, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। एक फेडरेशन के अंदर एक कौम जो एक नज़रिए पे इत्तेफाक करती है उसके अंदर हर बंदे का वही हक होना चाहिए जो कि किसी भी शहरी का हो, किसी भी फ़र्द का हो। और दूसरे ज़मन में जो ये एक टेररिस्ट अटैक के सॉरी मैंने टेररिस्ट अटैक कह दिया, वो एक ड्रोन ऑपरेशन के तहत जो लोग शहीद हुए हैं, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा सीरियस मसला जो बनता जा रहा है कि जो कनाल है हमारा एक बहुत बड़ा रहीम यार ख़ान की साइड पे, उसका नाम है अब्बासिया कनाल है और वो कोट समावा के करीब है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक फ्लडिंग का मामला हुआ है, उसकी जो हदबंदियाँ वो टूट गई हैं और 50,000 एकड़ के करीब जो एग्रीकल्चरल लैंड है, एरेबल लैंड है, वो फ्लड हो गई है। देखिए हम एग्रेरियन इकॉनमी है, हमारे यहाँ फोकस होना चाहिए। इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है, हैवी इंडस्ट्री, स्टील वगैरह, ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आज के जदीद दौर में, एनर्जी प्रोडक्शन वगैरह। लेकिन बुनियादी तौर पे पंजाब, सिंध, ये एरिया जो है ये ब्रेड बास्केट था हिंदुस्तान का। पूरे हिंदुस्तान की दाल, सब्ज़ी, अनाज, चावल वगैरह यहीं से पैदा होता था। जिस तरह यूक्रेन है उस ईस्टर्न यूरोप और रशिया वाली साइड के अंदर, आपका अटक से लेकर गंगा दरिया तक फ्लैट लैंड है, एरेबल लैंड है, और जो एरेबल नहीं भी उसको रिवाइव करना बड़ा आसान है, ये कनाल्स वगैरह बना के और छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज बना के। तो ये एक हिस्टोरिक ब्रेड बास्केट है इस कौम की। हम इसकी कदर नहीं करेंगे, अपने पानी के निज़ाम की कदर नहीं करेंगे, डैम्स की अपकीप को नहीं मेंटेन करेंगे, मासूम गरीब लोग फ्लड प्लेन्स के अंदर डूबेंगे, मासूम गरीब लोगों की फसलें तबाह होंगी, और अगर किसी ज़मींदार या बड़े की भी फसल तबाह होती है तो उसका बोझ कंज्यूमर पे आएगा, आम आवाम के ऊपर आएगा। हम बार बार यहाँ पे बात करते हैं, एनवायरमेंटल क्राइसिस बहुत बड़ा हमारे ऊपर लटकती हुई तलवार है, हिंदुस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक तलवार है। चाहे वो सूरज की तपिश और गर्मी हो, चाहे वो डेजर्टिफिकेशन हो रही है जिस रेट पे पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो हमारी नेटिव स्पीशीज़ का मरना हो जो कि फ्लोरा और फौना दोनों के अंदर जो कि इंश्योर करती हैं कि आपका इकोसिस्टम तबाह होए, और मज़ीद फिर वो आपकी जो एग्रीकल्चरल या आपकी जो ग्रीन सलाहियत होती है वो गिरती जाती है। हमारी साफ़ हवा का मसला हो, लाहौर जैसे शहर के अंदर हमारे यहाँ फास्ट चेंजिंग जो है मौसम के, मानसून के और मौसमियात के टाइमिंग जो है, काश्त के सीज़न हमारे आगे पुश हुई जा रहे हैं, धूप का सीज़न एलोंगेट हुई जा रहा है, हमारा सर्दी का सीज़न श्रिंक की जा रहा है। मतलब आई डोंट नीड टू स्टार्ट काउंटिंग द डिटेल्स। हमारे पाकिस्तान में पीने को जो पानी है वो इंतहाई आर्सेनिक होता है जनरल एरियाज़ के अंदर। लाहौर की आपको मिसाल दे देता हूँ। तो वाटर सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और पानी के आमदोरफ्त के ऊपर गिरफ्त पाना सिर्फ हिंदुस्तान और फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं है, एक सीरियस डोमेस्टिक एनवायरमेंटल पुश है। ये काफ़ी नहीं है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एनवायरमेंटल एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की टीम बना के उनको हैजमैट सूट और मास्क बना के उनसे परेड करवाए डालों के अंदर, हालांकि वो पता नहीं मास्क उन्होंने लाहौर की गंदगी की वजह से पहना होता। ये काफ़ी नहीं है। देयर मस्ट बी सीरियस एक्शन टेकन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। अब इस डैम का कौन जवाब देगा? आप लोकल पॉलिटिशियन से पूछेंगे तो वो कहेंगे ब्यूरोक्रेट्स की गलती थी या किसी इदारे की गलती थी। इदारे से पूछेंगे वो कहेगा हमें फ़ंड नहीं रिलीज़ किया सेंटर ने। सेंटर से पूछेंगे कहेंगे फेडरेशन ने हमें मदद नहीं की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान में बक कहीं रुकती नहीं है। द बक इज़ पास्ड ऑन। एक हॉट पोटैटो की गेम होती है कि मेरे हाथ ना चलें, तू पकड़ तू पकड़
तू पकड़। एंड एट सम पॉइंट बक जो है हमेशा जो वो गरमाइश है हर चीज़ की वो आवाम के ऊपर ही फेंक दी जाती है। इसका क्या अजाला किया जाएगा आने वाले दिनों में हम देखेंगे। क्या जवाबदेही होगी कि किसका फेलियर था इस डैम का टूटना? इल्ज़ाम हिंदुस्तान या बारिशों पे या किसी और चीज़ पे लगा दिया जाएगा? जो करप्शन ठेकेदारी में ली गई होगी इस डैम की मरम्मत में उस पर आ जाएगी बात। हाँ जी, अरे डैम मेरे मुंह से सारी बार बार निकली जा रहा है, मुराद कनाल। उसकी भी तो हदबंदियाँ या डैम ही होते हैं ना जो उसको बंद करते हैं। डैम, does the word dam invoke the idea of dam itself like a big dam? Okay, sorry, बार बार मेरे मुंह से मैं माना चाहता हूँ, मुआज़ ने करेक्शन कर दी, डैम का लफ्ज़ निकली जा रहा है बट मुराद कनाल है या वो जो बंद होते हैं कनाल्स के। बट पॉइंट आप मेरा समझते हैं ये कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी इन्वायरमेंट से लेके उनको इतना नॉन सीरियसली ट्रीट किया जाता है और इसमें ऑन सम लेवल में आवाम को भी क्रिमिनल ठहराता हूँ। एज अ प्लेटफॉर्म पिछले 2-2.5 सालों के अंदर हमने जो भी इन्वायरमेंट का कंटेंट क्रिएट किया लोग नहीं देखते, विच मीन्स कि हम या तो एजुकेटेड नहीं है इन अंडरस्टैंडिंग के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ कितने ज़रूरी होते हैं, या हम समझते हैं और हम उनको सिंपली एक हायरकी ऑफ थिंग्स और नीड्स के ऊपर हम उनको साइडलाइन कर देते हैं कि शायद इतनी ज़रूरी नहीं है ये। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ऑडियंस, जितने आप सीरियस इमरान खान के बारे में होते हैं, जितने आप सीरियस इंडिया के ख़िलाफ़ होते हैं ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, जितने आप सीरियस सिविल राइट्स के लिए होते हैं, बहनों भाइयों, इवन दो आई नो इन्वायरमेंट का इशू जो है उसको हाईजैक किया है लिबरल्स ने हमेशा, और हमेशा उसको मिसयूज़ किया है डॉलर्स इकट्ठे करने में, एनजीओज़ और ये सब ड्रामाबाजियाँ करने में। आपने उनसे रेसल बैक करना है, आपने इसको एक ऑर्गेनिक ग्राउंड अप इशू बनाना है, बिकॉज पीने का पानी, पहनने के लत्था कपड़ा, खाने को कुछ अनाज और ये ऊपर जो मौसम है हमारे और सांस लेने की हवा जो है ये इधर से ही हल होना है। और अगर हम अज़म नहीं करेंगे तो अगले 2, 3, 5, 10 सालों के अंदर स्टेट के ऊपर प्रेशर नहीं बिल्डअप होगा। वो आपके वोट के लिए ही चीज़ें करते हैं। इवन जो एक डीप स्टेट होती है वो आवाम की पॉपुलैरिटी और मकबूलियत चाहती है। देयर इज़ रीज़न वाई हर जगह बिलबोर्ड लगे हुए हैं आर्मी चीफ साहब के, एयर मार्शल के, नेवी वालों के, इवन औरंगजेब साहब के पोस्टर लगे हुए हैं, बिकॉज रियासत डीप डाउन भी, इवन सऊदी अरेबिया का MBS भी अपनी आवाम की मकबूलियत चाहता है, वरना निज़ाम चल नहीं सकता। सो आपकी मकबूलियत के हसूल के अंदर अगर इमरान खान अहम रहता है, कुछ लोगों के लिए इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ाई अहम रहती है, तो भाई यार इन्वायरमेंट जिसमें हमने रहना है, जिसमें हमने खाना है, जिसमें हमने पीना है, जिसमें हमने काश्तकारी करनी है, और अपने बच्चों का भी सोचा करें इस मामले में। आप इसको मुद्दा बनाएंगे तो रियासत इसको मुद्दा बनाएगी, सिविल गवर्नमेंट इसको मुद्दा बनाएगी। तो हमेशा की तरह आपका सुनने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इन्वायरमेंटलिज्म को एज ए सब्जेक्ट हमें रीडिफाइन करने की ज़रूरत है, तो आप, मुझे उम्मीद है ख़ासतौर पर जेन ज़ी जो हैं, इसको नए पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में रीडिफाइन कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।